दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज चैप्टर वाइज संस्कृत की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बंधु में, और शेयर के साथ ही साथ मेरे स्टडी चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड जो भी एस्टेट सुपर टेट या तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जुड़ जाइए। तो देखिए, संस्कृत का आज ये फर्स्ट चैप्टर हम वर्ण विचार और स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा है, संस्कृत धातु किस शब्द से बनी है? तो ये श्रम धातु से बनी है। सम तो उपसर्ग है, कृत धातु होती है और क्वैत होता है प्रत्यय। इन तीनों चीज़ों से बना है, मिलकर ये संस्कृत भाषा बना है। जो कृत है वो सुट का आगमन करता है, ठीक है। संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, परिकष्ट, परिमार्जित, परिनिष्ठ, अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध परिमार्जित भाषा। व्याकरण को जब हम खंडन करते हैं, विग्रह करते हैं, तो वी प्लस आड, वी धन आड, देखिए वी धन आड कृत ल्यूट, ठीक है, ये भी प्रत्यय ही है। तो जो प्राक्रियन्ते वित्त प्राघ्रन्ते अनेन इति व्याकरण, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह व्याकरण शास्त्र या शब्द शास्त्र या पद शास्त्र कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। जो त्रिमुनि हैं, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, आपने अगर पढ़ा होगा, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कात्यायन की वर्तिका है, पतंजलि की महाभाष्य, ठीक है। ये तीन इनकी पुस्तक है। अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ लेते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी यानी महर्षि पाणिनि जी की रचना है। अष्टाध्यायी देखिए 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद होते हैं, तो कुल मिलाकर 832 पाद इसमें होते हैं, ठीक है। तथा 3978 लगभग 4000 सूत्र होते हैं, इसलिए इसे पाणिनि को सूत्रकार कहा जा गया है। नेक्स्ट है जो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र होता है विद्रा डैच होता है, ठीक है। तथा अंतिम सूत्र आ है, ठीक है। महर्षि कात्यायन यानी वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वर्तिका लिखा है, इसलिए इसे वर्तिकाकार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों का एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र को भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब महाभाष्य में कुल 84 आहिका होता है, आहिक्र होता है। भट्टो दीक्षित जी हैं, जो सूत्रों में वृत्ति लिखी है, इन्हें वृत्तिकार भी के नाम से जानते हैं। सिद्धांत जो कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। जो सिद्धांत इनकी प्रमुख, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी, जो अगर लघु सिद्धांत कौमुदी तो उनकी वरदाचार्य जी हैं, और सिद्धांत कौमुदी जो कहा गया है वो भट्टो दीक्षित जी की है। वर्ण विचार की तरफ बढ़ते हैं। वर्ण विचार क्या होते हैं? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो ना क्षरति इति अक्षरा, ऐसा अक्षर शब्द व्युत्पलब्ध अर्थ है जिनका क्षरण या विनाश ना हो,
वे अच्छन हैं, जैसे आ ई ऊ का खा गा आदि, परंतु समानता वर्ण अच्छा समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इधर आते हैं, वर्ग दो प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ग दो प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखिए, पेपर में पूछा जाता है वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी स्वयं, स्वर को हम अच कहते हैं। स्वर स्वयं राज्यते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनि है जिनका उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर और व्यंजन की वर्णों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से छोटा ई, छोटी ई, ऊ, ऋषि, ला, ए और ऐ, ओ, ये सभी स्वर है। स्वरों की संख्या देखिए, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी गई। जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ला, फिर ए, ओ, ऐ, ओ, ये सभी अच के प्रत्याहार हैं, ठीक है। अच प्रत्यय पेपर में पूछा जाता है अच का प्रत्याहार बताइए, तो आप बताएंगे अच का प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है, ठीक है। स्वरों को अच कहा जाता है। ये 9 प्रकार के होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद मूल स्वर आते हैं। देखिए यहाँ से मैंने पढ़ाया, अब स्वर के जिसमें से 2 आता है मूल स्वर। मूल स्वर यानी 0-5। जो मूल स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, ला, ये 5 मूल स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, ओ, ये संयुक्त स्वर, यानी जब मान लो देखा जाए यहीं पे, ये आपके यहाँ से यहाँ तक मूल स्वर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके संयुक्त स्वर है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर देख लीजिए कैसे बनते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ और छोटी ई मिलाकर ए बनता है। छोटा आ छोटा ऊ मिला के ओ बनता है। छोटा आ और छोटे ए बनता है, सॉरी ए बनता है, आए बनता है, सॉरी, ऐसे ईड़ी वाला। आ और ओ मिला के औ बनता है, ठीक है। अब देखिए ओ कालो रो झसर्स दीर्घ लुप्तः, यानी सूत्र में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर यानी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ लुप्त स्वर संज्ञा होती है। स्वरों के भेद समझिए। स्वर के भेद 3 होते हैं, ये याद रखिए। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में देखिए एक मात्र का समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं। यानी आ, ई, ऊ, ऋषि, ला, जो कि अभी मूल स्वर थे, तो इसका मतलब ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण 2 मात्रा का समय ले, इसमें 1 मात्रा का, उसमें 2 मात्रा, जैसे बड़ा भाई, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ये, ठीक है। लुप्त स्वर क्या होते हैं? जो लुप्त स्वर होते हैं जिन उच्चारण में दो मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वरों की पहचान 3 है, ठीक है। 3 या चिन्ह लगाया जाता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए, अभी हम 3 चिन्हों की बात कर रहे हैं, तो इसका जो लुप्त स्वर का जो होता है चिन्ह, ये होता है आ, ई के साथ, जो हम हिंदी मैथ में 3 पढ़ते हैं उसी तरह। इसका यूज कैसे, जैसे ओम, यह एक स्वर त्रैमासिक मात्रिक है जिसका प्रयोग हम वेदों में होता है। यहाँ ओ लुप्त स्वर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे जो हमारा लिखा हुआ है, जो आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ,
ये जो लिखे हुए हैं, जो प्रत्येक वर्ण 18 भेद होते हैं। ला ए ओ ऐ ओ में 12 भेद होते हैं। ला ऋषि में कुल 30 भेद होते हैं। ठीक है, अब लिखा है वर्णों के जो उच्चारण का, देखो वर्णों के उच्चारण काल एक मात्रों में भवेत भाष्य द्विमात्रो दीर्घ उच्यते तिमासूत्रो लुतो ग्रेयो व्यंजना चाद मास्तिकम, अर्थात हास्य स्वर का एक मात्र, दीर्घ स्वर 2 मात्र तथा लुप्त जो है स्वर का तिमासिक समझना चाहिए। व्यंजनों के वर्ण में आधी मात्रा जाननी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक मात्रिक स्वर आ ई उ ऋषि ला, ये हास्य स्वर। द्विमात्रिक स्वर बड़ा आ बड़ी ई उ ऋषि ए ओ ऐ, ये दीर्घ स्वर है। त्रिमात्रिक छोटा आ, यानी जिसमें हमने बताया था ओम वर्ड, आ में जो ओम लग जाता, ई उ ऋषि आदि। अर्धमात्रिक जो स्वर होता है का खा गा घा चा छा, ये सभी व्यंजन होते हैं। मात्र काल यानी पलक झपकने के समय को एक मात्र काल बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम व्यंजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने स्वर पढ़ा था, तो व्यंजन जो होता है वो अनवग भवती व्यंजना, जिसे हम हल भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यानी जैसे का है, का में लगा हुआ है हलंत, धन आ तो ये का हुआ, खा में हलंत लगा है खा, गा में हलंत लिखा है का प्लस आ गा आदि। व्याकरण में जो शब्द व्यंजनों वर्णों के वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे का चा टा पा आदि, इसमें इसलिए अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजन को चार्ध मात्रिकम भी कहते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार से समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुछ व्यंजन वर्ण जो होते हैं 33 माने गए, जो कि महेश्वर सूत्र में अयवरत जो लेकर हल को 10 सूत्र कहे गए हैं। व्यंजन के प्रकार, देखिए व्यंजन के प्रकार आपको बता दें, व्यंजन मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार की होती हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने जाते हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अनंत व्यंजन, ऊष्म। चतुर्थ प्रकार यानी 4 संयुक्त जो व्यंजन है जो महेश्वर सूत्रों के परिगणित नहीं है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की तरफ चलते हैं। जो लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण के मुख के विभिन्न अवयव यानी भागों में कंठ, तालु, मुग्धा आदि के स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। यानी अगर आपने का वर्ग से लेकर का से अंगा तक 5 होते हैं, तो अगर का हो गया, फिर चा हो गया, फिर टा हो गया, फिर टा से टकली वाला हो गया, और फिर पा से पतक, ये जो वर्ड होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब जैसे का से लेकर माँ तक जो वर्ण होते हैं व्यंजन होते हैं, ये कंठ, तल्ब, मूर्धा, दंत स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए स्पर्श कहलाते हैं। कदयो माओ साना स्पर्श, ठीक है, ये 5 हैं होते हैं स्पर्श होते, का चा टा ठा टा। तो हम लोग इसको पढ़ते, का को के कर लेते हैं, चा को सी यानी सी एच, टा को टी, माँ को नहीं, इसको ऐसे हम लोग करते हैं जब पढ़ते हैं विधि, तो कहते हैं के टी एम डी ओ, यानी कंठ, तालु, मुग्धा, दंतोष्ठ, ओष्ठा, ये वर्ड होते हैं। ठीक है, मैं ट्रिक भी आपको बताती जा रही हूँ जिससे आप ट्रिक से भी महत्व पढ़ सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी आप पे डिपेंड करता है आप ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ सकते हैं, मैं बताने का काम मेरा है। तो जैसे वर्ग में 5 वर्णों का जो समूह बनते, इन समूह का नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने, जैसे का
खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ड हैं। 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, यानी भी मैंने कंठ मुग्धा बताया। अतः इन सब का एक वर्ग बनाया जाए, इसका नाम होता है, रखा गया का वर्ग। यानी कंठ से उच्चारण करने वाले इन्हें कंठ भी कहते हैं। इनको जैसे कहा जाता है कंठ वर्ण। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरा, चा से लेकर जो इया तक 5 व्यंजन बोले जा रहे हैं उसे ताल व्यंजन, तालव्य वर्ण कहते हैं। इस वर्ग का नाम चा वर्ग। ऐसे ठा से लेकर अणा तक का जो होता है वो मुग्धा, अभी मैंने बताया मुग्धा वर्ण में, इसका नाम टा वर्ग। वैसे ता से लेकर धाना से तो दंतोष्ट हो जाएगा, दंत वर्ण जो टा वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 व्यंजन को ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इस वर्ण का नाम पा वर्ग। इसी प्रकार का वर्ग, टा वर्ग, टा पा वर्ग, कुल 5 वर्ग। प्रत्येक 5 वर्ग में 5 वर्ण मिलकर क्या कितने हो जाते हैं? 5 × 5 यानी 25। ठीक है, यानी 25 वर्णों का जो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। उदित, कु, चु, टू, पू, एते, उदिता, इन्हीं 5 वर्णों का लघु नाम। दूसरा नाम होता है कु, चु, टू, पू भी, इनमें उ की संज्ञा होती है, अतः इसे उदित कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाए तो उस वर्ग का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। अगर बोला जाए चू तो चा, छा, झा, झा, अंगा। टू बोला जाए टा, ठा, ढा, गा, अया। ता, था, दा, ढा, ना। पा, फा, बा, भामा। ठीक है, फिर इन्हें क्या बोलते हैं? उदित कह लेते हैं। अब इनको पढ़ते हैं। जो कुछ कुहोश्रु होता है, जो धातु होता है, कुहोच सूत्र जो होते हैं, वो कु का अर्थ मतलब का वर्ग होता है, और चू का अर्थ होता है चा वर्ग। ठीक है, यहाँ टू है वो छिप गया, साइलेंट हो गया। ठीक है, सॉरी, चू वर्ग, जैसे टा, चू, यह चू टू, यानी सूत्र में चू का अर्थ चा वर्ग या टू का अर्थ ता वर्ग। ठीक है, इस तरीके से वर्ग बनाए गए हैं, जो मैं आपको इधर दिखा दूं। आप मैं पूछूंगी स्वर में कितने स्वर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या बताई जाए तो स्वरों की संख्या 9 होती है। ध्यान रख लीजिए, स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, इसमें से कितने भागों में ये बटा हुआ है? स्पर्श व्यंजन, अनंत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसे सल बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब इसको स्पर्श को मैंने बताया 5 × 5 = 25, 5 वर्ग में 5 प्रकार के। कदयो मावशाना स्पर्शा, अनंत या व राला। अगर ये चीज़ हिंदी में होती ना तो इसको ऐसे पढ़ते या रा वा ला। संस्कृत में तो या वा रा ला, इतना अंतर होता है। फिर यणोदंतस्था, ऊष्म को सल उष्माण कहते हैं, शाह, 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 हा। संयुक्त को हम लोग का और सा मिलाकर आ, यानी छा, ता और रा मिला के आ, त्रा, जा या मिला के या। तो इस तरीके से हमने आज व्यंजन तक पढ़ा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं आज व्यंजन तक आपको करा दे रही हूँ, ताकि आप कल महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, आज इसको हम कंप्लीट करा दें। देखिए, अनंत स्वर जो व्यंजन है यणोदंतस्थ, इसका नाम होता है यणोदंतस्साह। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या वह राला 4 वर्ण होते हैं, अनंत व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म स्वर व्यंजन
सल उष्माण सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित सा 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 ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के वर्णों के मेल को जो वर्ण बनते हैं उसे संयुक्त मिश्रित वर्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे का और शा मिला के छत्री, ता और रा मिला के त्रा, जा इया मिला के ज्ञानी। अयोग वर्ण यानी वर्ण मात्रा वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण भी होते हैं। अनुसार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपधमानीय। तो उपधमानीय जो होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्णमाला महासूत्र में ना पढ़े जाने के कारण यह अयोग वर्ण कहलाते हैं। अनुसार तथा विसर्ग। आ आहा इत्तच परामनुस्वार विसर्गो आ अंक आहा ये अच के बाद आने पर अनुसार विसर्ग कहलाते हैं। बालक, राम, श्याम आदि में मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु लगता है उसका नाम अनुसार। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिकानुस्वारस। फिर क्या है? देखिए, राम, श्यामा, ज्ञामा आदि मनोरोत्तर आकार के बाद जो भी 2 बिंदु आते हैं उसी को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। विसर्ग उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ कुर विसर्जनीयाना। जिह्वा मूल यानी जिसमें ये सिंबल लगा होता है वो जिह्वा मूल ही होता है। इति खम्बाया प्रागदो विसर्गे संदो जिह्वा मूलिया। तो जिह्वा मूलिया के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूलिया कहते हैं। जैसे बालक, बालक में देखिए लगा है ना, बालक में लगा हुआ है बालका कीडटी। तो बालिका कीडटी ये जिह्वा मूली, जीवा मूलक। इसका उच्चारण कंठ के नीचे जीवा मूल से होता। कुप्रो यानी कुत्रो जिह्वा मूली है। का पौ चा सूत्रों से विसर्ग के विकल्प को जिह्वा मूल ही बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता। उपध्मानीय, इसका मतलब इसका भी सिंबल देखिए क्या है, पाफा। इसका देखिए कुछ ट्रिक ऐसे याद करिए, पा और इसमें भी पा है तो ये समझ जाइए पद्मानीय यानी पकाभ्या मार्ग विसर्गे संदर्भ उपाधनिमान। इसका मतलब पाफा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपाधनीय कहते हैं। जैसे वच पतती, वच फलती, इसके उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। मतलब जो उपपधमानीय ओष्ठा। और अभी जीवा मूलिया का मैंने आपको क्या बताया था, जो जीवा मूल का होता है वो कंठ होता है। ठीक है। तो उपयोग सूत्र विसर्ग विकल्प कार और इफ प्रत्यय यानी वर्गा कावत वर्गाकार संस्कार व्याकरण वर्ग कार प्रत्यय लगाकर बोलना। यथा आ प्लस कार आकार होता है। का धन कार यानी कंकार खा से होता है, यानी खा से होता है खकार। गा से गकार, रा से रफ, प्रत्यय यानी रा धन इफ लगा के रेफ मन कहना। अब आनुपूर्ति यानी या पदों का अंत क्रम किसी भी शब्द में वर्ण क्रम व्यवस्थित रहते हैं, इस क्रम को नाम हम आनुपूर्वी कहते हैं। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण